हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीप यूपीएससी। जैसा कि मैंने पिछले दोनों वीडियो में इकोनॉमी से रिलेटेड बात किया, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पॉलिटी से रिलेटेड बात करूंगा। अभी जो राजस्थान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई है, उससे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उभर कर आई है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। हालांकि ये लॉ हमेशा साल भर देखने को और सुनने को मिलते रहता है, लेकिन फिर भी ये बोथ प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं बनाऊं और आप लोगों तक इसे पहुंचाऊं। तो आइए बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है और इसका क्या प्रोसेस है और इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस और कमिटीज और एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि डिफेक्शन क्या है। व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन होता क्या है? इसका मतलब जो होता है, जो हिंदी की भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, वो कहते हैं दल विरोध, दल बदल, दल बदल। जैसे कि आपने ये कोट भी सुना होगा कि आया राम गया राम, आया राम गया राम। ये इसी लॉ से रिलेटेड है। जैसे कि पार्टी कोई है ए और पार्टी बी है, तो इसमें क्या होता है कि डिफेक्शन का जो रियल मीनिंग है वो है कि हम किसी पार्टी को छोड़कर, जैसे कोई मेंबर हो वो किसी पार्टी को छोड़कर, ए जैसे वो पहले से ए पार्टी का मेंबर है, वो इस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसे कहते हैं डिफेक्शन। तो इसी चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ का लागू किया गया। तो इससे क्या होता था कि जब 1967 से 1972 तक में जो काफी नंबर में एमपीज और एमएलएस का डिफेक्शन हुआ, वो डिफेक्टर बन गए। फिर कुछ केसेस ऐसे हैं 1967 में, एक हरियाणा के एमएलए थे गयालाल, जिन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टीज को चेंज किया, 3 पार्टीज को उन्होंने चेंज किया। तो ये सब जो एक्शन हो रहे थे उस पीरियड में वो काफी वाइड स्प्रेड था। तो इसलिए उस चीज को रोकने के लिए इंडिया पार्लियामेंट ने ये एंटी डिफेक्शन लॉ का गठन किया। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के से आया। ये एंटी डिफेक्शन लॉ ये 10th शेड्यूल में 10th शेड्यूल को इसने इंसर्ट किया गया। तो ये जो होता क्या था, इससे जो दिक्कतें आती थी वो क्या होता था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कंट्री में हो गई थी। तो लोगों का जो डेमोक्रेसी में फेथ था, जो लोगों का जो मैंडेट था, जो पार्टी से या अपने रिप्रेजेंटेटिव से वो जो चुनकर भेजती थी, जिस मैंडेट और जो एजेंडा उनका होता था, वो पार्टियां अगर जो मेंबर वो दूसरे पार्टी में अगर चली जाती थी तो उससे होता था कि लोगों का जो फेथ और जो मैंडेट होता था वो पूरा नहीं हो पाता था। और जो एक डेमोक्रेटिक जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें काफी ज्यादा लूफॉल आ गई। तो डेमोक्रेसी खतरे में थी और एक तरह का जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था वो बहुत ज्यादा सही नहीं था, और इसको रिड्यूस करने के लिए एक लॉ की जरूरत थी, इसलिए इस लॉ को लाया गया। तो इस लॉ का जो ग्राउंड्स है, किस ग्राउंड्स पे अब होता क्या है कि इस लॉ में जो जिस पार्टी जिस मेंबर्स पे जो ये लॉ लगता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। डिस्क्वालीफाई इन द सेंस कि जो एमएलए पे अगर ये लॉ लग गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि वो फिर से एमएलए नहीं बन सकता है, वो फिर से एमएलए एज अ रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए वो एमएलए नहीं बन सकता। फिर एमपी के लिए भी वही लॉ हो जाता है कि अगर एमपी पे ये लॉ लागू हो गया तो वो फिर से एमएलए नहीं बन सकता, तो अपने रेस्ट ऑफ द टर्म के लिए। तो इस लॉ का जो ग्राउंड्स है, किस ग्राउंड्स पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया जाता है, उसे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें चीज जो है वो है कि वॉलंटरीली, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई पार्टी का कोई मेंबर है, सपोज कोई कांग्रेस का कोई मेंबर है, कांग्रेस पार्टी की कोई मेंबर है, तो वो अपने इच्छा से, उसे पार्टी ने नहीं, अपने इच्छा से उसने अपने पार्टी को छोड़ दिया, अपने पार्टी को गिव अप कर दिया, तो उस कंडीशन में उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, वो गिव अप नहीं कर सकता। दूसरा कंडीशन जो है कि डू नॉट ओबे द विप ऑफ द पार्टी ऑन वोटिंग,
व्हिप क्या होता है पहले उसे समझते हैं। व्हिप जैसा कि व्हिप एक फॉर्मल नोटिस, रिटर्न नोटिस होता है, फॉर्मल रिटर्न नोटिस होता है जो कि पार्टी के मेंबर्स के लिए पार्टी इशू करती है, किसी भी मेंबर के लिए इशू करती है, ये इंश्योर करने के लिए कि आप उसी पार्टी के जो मैंडेट है, उसी पार्टी का जो एजेंडा है, डायरेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करें। जैसे कि पार्टी अगर चाह रही है कि आप कोई बिल लाए तो आप उस पर ही वोट करें, पार्टी अगर वोट करना चाह रही है और आपको भी कह रही है कि आप उस पर वोट करें, तो उसी के लिए व्हिप जारी करती है कि आप उस पर वोट करें। तो ये डिसिप्लिन और जो पार्टी के जो गाइडलाइंस होते हैं उसी को फॉलो करने के लिए ये व्हिप जारी किया जाता है। अगर व्हिप को जो पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो अगर नहीं फॉलो करते हैं तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एज ए एमएलए और एमपी। तो ये होता है व्हिप। तो व्हिप को जो ओबे नहीं करता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। तो व्हिप, हालांकि व्हिप में एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने के लिए है कि व्हिप जो है ऑन द फ्लोर वर्क करती है, वो इन द असेंबली वर्क करती है, आउटसाइड द असेंबली वो वर्क नहीं करते। उस पे जो आउटसाइड द असेंबली अगर कोई भी पार्टी का जो मेंबर व्हिप को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता, तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जा सकता। हालांकि वो जो केस होता है वो है एंटी पार्टीज एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तीसरी चीज जो इसमें इस ग्राउंड पे देखने को मिलती है वो है कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ऐसा जैसा कि होता है जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो मेंबर्स कोई कुछ जो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते। तो वो क्या होता है, वो जब भी अपने सीट को ग्रेस्प करते हैं, सीट को होल्ड करते हैं, उसी दिन से उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। अगर वो उस दिन के बाद से किसी भी समय कोई किसी भी पार्टी को ज्वाइन करती है तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो। चौथी चीज जो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स, हालांकि आप जानते हैं कि जो राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हाउस होते हैं, उसमें भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि वो 6 महीने तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकती है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करती है तो उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो ये कंडीशन है नॉमिनेटेड मेंबर्स का और जो इंडिपेंडेंट जो इलेक्टेड मेंबर्स का जो डिफरेंस है, इस पर काफी क्रिटिसाइज भी हुआ है और इस पर एक डिबेट का भी मैटर है। चौथी चीज जो है इसमें कि अगर कोई भी पार्टी मेंबर्स किसी पार्टी से अपने पहले ही परमिशन ले चुकी है कि मैं ऐसे एक्ट करूंगा, मैं किसी पे वोट नहीं दूंगा, तो उस पे डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता। और अगर कोई भी कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टीज एक्शन लेती है, पार्टीज के जो भी डायरेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेती है कोई भी पार्टी के मेंबर, तो उस कंडीशन में अगर 15 दिन के अंदर पार्टी कोई भी डिससैटिस्फैक्शन शो नहीं करती है उस मेंबर के खिलाफ, उस कंडीशन में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अगर 15 दिन के बाद वो शो करती है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, 15 दिन के अंदर शो करती है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। तो ये थे ग्राउंड्स जिस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। अब आइए इसमें दूसरी चीज जो पढ़ने की है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। हालांकि एक जो इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करती है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, लेकिन ये जो बहुत बड़े व्यापक स्तर पे अगर कोई दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते तो उस पर नहीं लगता। ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी है, बहुत ही ज्यादा इस पे बहस भी छिड़ा है, बहुत ही ज्यादा इस पे क्रिटिसाइज भी हुआ है, लेकिन लॉ इसी तरह है तो हम लोग को इसी तरह पढ़ना होगा। मर्जर क्या होता है? मर्जर की जैसे मान लीजिए पार्टी ए है बीजेपी और ये कांग्रेस है, हालांकि ये दोनों कभी मिल नहीं सकती, तो ये दोनों जब मिलती है तो इसे मर्जर कहते हैं। तो इस कंडीशन में एक लिमिट लगाया गया, एक कोटा या फिर कह सकते हैं आपकी कट ऑफ लगाया गया है कि अगर किसी भी दोनों पार्टी का
जो पूरे मेंबर्स है, टोटल जो मेंबर्स का स्ट्रेंथ है, उसका 2/3 भाग, 2/3 मेंबर्स अगर उस मर्जर को सपोर्ट कर देती है, तब फिर ये मर्जर को एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं लाया जा सकता। तो इस कंडीशन में जो मेंबर्स पार्टी को, ओरिजिनल पार्टी को सपोर्ट कर रही है या फिर जो मर्जर के अगेंस्ट भी है, दोनों पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता। तो ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है। माना कि जैसे लोकसभा में कोई स्पीकर है, तो वो किसी बीजेपी से इलेक्टेड होकर गए, मेजोरिटी पार्टी है, तो इसलिए उसे एक स्पीकर का पोस्ट मिला, तो वो अपने पार्टी को छोड़ सकती है और जब तक वो इस पोस्ट पर रहेगी तब तक उस पार्टी को छोड़ देगी। जब वो अपने पोस्ट से उतर जाएगी 2 साल 3 साल या फिर किसी भी समय अपने पोस्ट को छोड़ देगी, तब वह फिर से अपने पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कंडीशन में उस पर कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता। इस कंडीशन में वो वॉलंटरली अपने पार्टी को गिव अप कर सकती है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक डिग्निटी है, जो पोस्ट का एक डिग्निटी है, ट्रांसपेरेंसी है। इसमें वो किसी भी पार्टी का फेवर में नहीं वोट कर सकती। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। जो डेली पॉलिटिक्स में, जो पॉलिटी में जो ये घटनाएं होती है, उसमें काफी बायसनेस देखा जाता है, लेकिन एज अ लॉ ये ट्रांसपेरेंट है। तो इसलिए इस कंडीशन को, इस पोस्ट की डिग्निटी और ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए इनको एक्सेप्शन में डाला गया है। अब बात करते हैं डिसाइडिंग अथॉरिटी। इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होती है, किसका डिसीजन फाइनल होता है, कौन इस पे डिसीजन दे सकता है, कौन इसमें किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो जैसा कि किसी भी मेंबर्स जिसपे एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है, हाउस के किसी भी मेंबर्स जो उस हाउस के कोई भी मेंबर्स अगर उस मेंबर्स के खिलाफ एक पेटिशन डालेगी, किसको, स्पीकर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जिसमें वो कुछ रीजंस देगी, इस बेसिस पे इसको एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है, इस मेंबर्स पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक पेटिशन देगी। उस पेटिशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ये डिस्क्रिशनरी पावर होगा कि वो अगर फर्दर इसकी इंक्वायरी करना चाहे तो वो कमिटी ऑफ प्रिविलेज को ये इशू रेफर कर सकती है फर्दर इंक्वायरी के लिए। हालांकि ये वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन कमिटी ऑफ प्रिविलेज को वो कर सकती है। अगर वो खुद से भी कर लेती है तो वो तो सिचुएशन के हिसाब से वो डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास वो पेटिशन फाइल होगी, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि वो कब तक वो अपना डिसीजन ले। ये किसी भी तरह का कोई टाइम डिसीजन नहीं है। हालांकि राज्यसभा में 2017 के अराउंड एक जेडीयू के जो मेंबर्स थे, उनको 2 या 3 एमएलए को एंटी डिफेक्शन एमपीज को एंटी डिफेक्शन लॉज के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई किया गया था। उसमें वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें राज्यसभा में 3 मंथ के अंदर इसके डिसीजन हो जाने चाहिए, इस बिल का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली होता नहीं होता। तो ऐसे लोकसभा में ऐसा कोई रूल ही नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि मतलब कोई भी टाइम लिमिट होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। तो इसमें जो फाइनल जो डिसीजन देगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर पेटिशन डालने के बाद, वो फाइनल डिसीजन देने के पहले जो एलिग्ड मेंबर्स हैं, जो रेबल मेंबर्स हैं, उसको एक नोटिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर देगी कि आप एक डेडलाइन दिया जाएगा कि आप अपने एक्सप्लेनेशन हमें इस डेडलाइन तक दें। अगर वो मेंबर्स उस डेडलाइन तक अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, तो उस कंडीशन में बायसली उस मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर इस फाइनल डिसीजन के बाद ही कोई मेंबर जिस पर डिस्क्वालीफाई का आरोप एंटी डिफेक्शन लॉ का जो जिसके तहत जो डिस्क्वालीफाई हुआ, वो ही फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन के बाद ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऑर्डर को ऑन द बेसिस ऑफ ये 4 कंडीशन है, मालाफाइड्स, परवर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग ही कोर्ट में अपना पेटिशन फाइल कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये आता है। तो मालाफाइड्स में हो जाता है कि मतलब बैड फेथ, मान लिया जाए कि स्पीकर बैड फेथ के कारण अपना डिसीजन बायसली दिया हो,
या फिर परवर्स हो, इरेशनल हो, कोई तार्किक नहीं हो, या फिर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जो प्रिंसिपल जो सेट ऑफ रूल्स है उसके अगेंस्ट जो डिसीजन दिया हो, इस तीनों कंडीशन और नेचुरल जस्टिस के जो भी सेट ऑफ रूल्स है जो कि इमोरल हो, तो उस कंडीशन में आप मेंबर्स कोर्ट में जा सकती है और ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत किहोतो होलहन केस 1993 में ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था कि जो स्पीकर जो है वो ट्रिब्यूनल के तरह होता है और ट्रिब्यूनल जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा डिसाइडिंग अथॉरिटी का मैकेनिज्म है। इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो प्रोसीजर ऑफ जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लागू होगा, उस पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उसके सिर्फ ऑर्डर पे आप क्लेम कर सकते हैं, ऑर्डर पे आप कोर्ट में जा सकते हैं। अभी जैसा कि राजस्थान के इसमें पायलट और उसके जो रेबल एमएलएस हैं उन्होंने कोर्ट में गया, लेकिन अभी कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया क्योंकि अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपना फाइनल डिसीजन नहीं दिया था। हालांकि उन्होंने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया एज अ वाइस सीएम, तो हालांकि उसका अभी डिसीजन आना बाकी है, वो तो अभी देखने वाली बात है। तो अभी इसके बाद जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके बाद जो क्या हुआ कि मतलब लोग एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर्स में तो नहीं जा सकते थे, लेकिन 1/3 स्प्लिट होने लगा, होलसेल डिफेक्शन होने लगा। माना कि एक पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, दो पार्टी, तो इसमें जैसे टोटल स्ट्रेंथ इसका मान लीजिए 50 है, तो इसका 145 है, तो इसका 1/3 जो मेंबर्स है वो 1/3 मेंबर्स 50 मेंबर्स जो है स्प्लिट कर दी इस पार्टी को और वो कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। तो इस कंडीशन में उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता था। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए जो 90 हमारा जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, इसके अकॉर्डिंग ये स्प्लिट के इशू को हटा दिया गया और मर्जर के इशू को लाया गया, जो कि मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया। जो 2/3 कर दिया गया, जो 2/3 अगर पार्टी को सपोर्ट करती है तो वो मर्जर के तहत वो दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर सकती है। तो ये इसमें थोड़ा सा जो चेंजेस आए थे। इसके बाद 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो चेंजेस आए उसको हम लोग देखते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जो जैसा कि पहले होता था कि कोई भी पार्टी अगर किसी भी मेंबर्स को अपना पोर्टफोलियो दे देती थी, बहुत सारा पोर्टफोलियो दे देती थी, और ये जो ल्यूड ऑफ ऑफिस था, ऑफिस की जो लालच होती थी, कुर्सी की जो लालच होती थी, उसके तहत जो ये है डिफेक्टर्स का जो इशू था काफी ज्यादा प्रिवेल हो चुका था कंट्री में। तो इस पर एक लिमिट लगाया गया, सीलिंग लगाई गई कि 15% ही आप जो टोटल स्ट्रेंथ जो पार्टी की लोकसभा की होती है, तो उसका सिर्फ 15% ही आप एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर की पोस्ट आप दे सकते हैं। इससे ज्यादा आप अगर लिमिट क्रॉस करते हैं तो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। तो ये एक लिमिट प्रोवाइड किया गया और जो मिनिस्टर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं इन द एमपीज में, तो वो जो है फिर से कोई मिनिस्टर्स की पोस्ट नहीं ले सकता। ये भी एक लिमिट इस 91st अमेंडमेंट एक्ट में चेंज किया गया। उसी तरह जो कि आर्टिकल 75 में प्रोवाइडेड भी है, उसी तरह जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट में होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें भी 15% ऑफ द जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है उसी पर ही आप लगा सकते हैं। हालांकि इसमें मिनिमम जो है स्ट्रेंथ 12 पे भी फिक्स किया गया, लेकिन जो अपर लिमिट है वो 15% है। 15% के बाद जब आप क्रॉस करते हैं तो आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। चौथी चीज जो इसमें है, द सेम विद द एमपी इज विद द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कि जो मिनिस्टर स्टेट में डिफेक्शन के लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो चुका है तो उसको भी कोई मिनिस्टर्स की पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, वो भी कोई मिनिस्टर्स पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। तो ये 4 कंडीशन जो 91st अमेंडमेंट एक्ट में जो लाया गया था उसे इस तरह से है। तीसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्या इसके इस लॉ के एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आइए उसे देखें।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के कारण जो स्मूथ गवर्नेंस है वो नहीं हो पाता, काफ़ी सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए लॉ भी लाया गया था। तो इससे क्या हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक बनी रही। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो वॉलंटरीली जो एमपीज और एमएलए रिजाइन कर देते हैं, तो उसके लिए जो सीट वैकेंट हो जाता है, उसके लिए जो इलेक्शन लड़े जाते हैं, उसमें जो खर्च होते हैं वो तो डेवलपमेंट खर्च नहीं होते, वो नॉन डेवलपमेंट खर्च होते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये लॉ लाया गया था। तो इससे फायदा होगा, तो इस लॉ से इसमें फायदा होगा। मैंडेट से, जो लोगों के मैंडेट है, पार्टी की जो मैंडेट है, मेंबर्स के जो मैंडेट है, जिस मैंडेट पे और जो एजेंडा पे लड़ती है वो पार्टी अगर वो दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते तो फिर उसका जो मैंडेट है वो डाइल्यूट हो जाता है, वो अपने मैंडेट पे नहीं रह पाती है, फिर दूसरे पार्टी के मेंबर्स मैंडेट पे वो काम करने लगे। तो वो मैंडेट अब इस लॉ के अकॉर्डिंग वो बहुत हद तक सेव हो जाता है। तो चौथी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीपल फेथ। हालांकि आप जैसे जानते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो भी चीज यहाँ होती है डेमोक्रेटिक वे में होती है, लोगों का फेथ भी डेमोक्रेसी में है। तो अगर जो पार्टी जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ती है, जो डेमोक्रेसी का एज अ लॉ बनाती है पार्लियामेंट में, वही अगर ये डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसी को अगर वो हार्म करेगी, तो पीपल का जो फेथ है डेमोक्रेसी में वो कम होगा, और जो पार्टी में जो फेथ है, इलेक्शन में जो फेथ है वो कम होगा। इसलिए पीपल का फेथ को बचाने के लिए ये लॉ लाया गया था। हॉर्स ट्रेडिंग, जो कि खरीद फरोख्त, जो जिसे हम कहते हैं कि पैसे की लालच, फाइनेंशियल गेन के लिए जो पार्टी दूसरे पार्टी में मर्ज कर जाती है, मेंबर्स जो दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लेती है, उसको रोकने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग रिड्यूस काफी हद तक हुई है। नैरो, सेल्फिश और टेम्पोररी पॉलिटिक्स, जैसे बहुत ही स्वार्थी भाव की पॉलिटिक्स जो आज की मेंबर्स और पार्टियां करती है, लोगों से तो कोई भी मैंडेट पर इलेक्शन लड़ लेती है, लेकिन फिर भी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। तो इसमें जो लोगों का जो फेथ इस पार्टी को जो खत्म होता है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये इस नैरो सेल्फिश पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए ये लॉ लाया गया और ये एडवांटेज है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इसका क्रिटिसिज्म है, जिसमें काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ये किस हद तक to what limit it is a tool to reduce to run the mechanism of democratic politics in India। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिसेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मेंबर्स के पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी है और सीए बिल आई, तो कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि इस पे किसी भी पार्टी को व्हिप जारी करती है कि किसी को वोट नहीं करना, इस बिल पे किसी को वोट नहीं करना। लेकिन जो उसके जो मेंबर्स होते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स, वो चाह रहे हैं कि नहीं, हमें वोट करना है, मेरा ये पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मुझे इस पे वोट करना है। तो वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी टू डिसओबे द व्हिप ऑफ द पार्टी। तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिसेंट जो पार्टी का है, जो अपना ओपिनियन है कॉन्ट्रेरी टू द ओपिनियन ऑफ द पार्टी, वो रिड्यूस हो जाता है, उस पर एक लिमिट लग जाती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं हो पाती, वही जो मैंने ऊपर समझाया कि जो हर एक को अपनी आज़ादी है, हर एक को इक्वलिटी है बोलने का, तो वो एक लिमिट लग जाता है। पार्टी ऐसा अलाउ नहीं करती है, पार्टी अपने अगेंस्ट कोई भी इशू जारी नहीं होने देती है। कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके जो हेड हैं लाइक मोदी और अमित शाह, और इन द कांग्रेस यू कैन से सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन पार्टी के जो मेंबर्स हैं इनके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। कभी भी ये केस आप नहीं सुनते होंगे कि वो पार्टी उसके अपने बॉसेस के खिलाफ कुछ भी बोल दे। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती है। बायस प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बहुत ही बड़ा इशू है बायस प्रिसाइडिंग ऑफिसर में, कि जो स्पीकर होते हैं वो तो किसी भी पार्टी के ही होते हैं, तो वो अपने पार्टी के लिए ही जो भी डिसीजन देंगे वो अपने पार्टी के लिए देंगे। तो ये एक लूफॉल है, बहुत ही बड़ा लूफॉल है। इसमें इस पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है और इस पे वर्क भी की मांग हो रही है कि इससे बदला जाए, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि कब इसे बदला जाए। जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स है
उसमें भी काफी डिफरेंसेस किया जा रहा है, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उसे 6 मंथ का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जो इलेक्टेड मेंबर्स है उसे कोई भी रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। अब जो वेरियस कमिटीज बनी है जिसके अकॉर्डिंग कुछ इसमें रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया और कुछ रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि प्रेसिडेंट या गवर्नर को ये डिसीजन दे दीजिए कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किसको नहीं डिस्क्वालीफाई करना है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन हम रिकमेंड करेंगे, और जो प्रेसिडेंट और या प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ एमपी और गवर्नर इन द केस ऑफ एमएलए डिसाइड करेगी कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है। इस डिसीजन को माना नहीं गया, इसे कभी लागू ही नहीं किया। लॉ कमीशन ने कहा कि डोंट एग्जेम्प्ट पार्टी स्प्लिट विद 1/3 सपोर्ट। जैसा कि आपने कहा 91st अमेंडमेंट एक्ट में, जो 91st अमेंडमेंट एक्ट में 1/3 जो स्प्लिट वाली जो एग्जेम्पशन थी उसे खत्म कर दिया गया और 2/3 मर्जर को इंप्लीमेंट किया गया। तो ये रिकमेंडेशन लॉ कमीशन की थी कि 1/3 जो स्प्लिट थी उसे खत्म कर दिया जाए, तो उसे खत्म कर दिया गया। लॉ कमीशन ने ये भी कहा था कि विप ओनली फॉर द स्टेबिलिटी इशू, विप किसी भी बिल को लॉ मेकिंग के लिए विप को नहीं लाया जा सकता, विप को नहीं लाइए, सिर्फ उसे जब किसी पॉलिटिकल अपने गवर्नेंस को बचाने के लिए, अपने गवर्नमेंट को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए जो विप जारी हो सकता है, सिर्फ स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जारी हो सकता है। किसी भी लॉ को लाने के लिए जो विप लाया जाता है उसमें अगर आप विप लाते हैं तो उसमें डिसेंट को रिड्यूस किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिड्यूस किया जाता है, तो इसलिए इसे हटा दिया जाए, लेकिन इसे लागू किया नहीं गया। नेशनल कमेटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि डिफेक्टर्स बेयर्ड फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, हालांकि इसे माना भी गया कि जो डिफेक्टर्स हैं, जो एमएलए या एमपी अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उनको किसी भी तरह का कोई पब्लिक ऑफिस एज अ मिनिस्टर्स और रिम्यूनरेटिव ऑफिस नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का उन्हें होल्ड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि 10% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जो लिमिट लगाया जाए वो होना चाहिए, जिसमें 91st अमेंडमेंट एक्ट में 15% लिमिट लगाया गया, इसे माना गया, लेकिन इसे 15% कर दिया गया 10% के रिप्लेस में। विप्स ओनली फॉर स्टेबिलिटी, इन्होंने भी विप्स को स्टेबिलिटी इशू पे ही लाने का बात कही थी। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी 1/3 स्प्लिट को ओमिशन करने की बात कही थी, जो कि माने भी गई। तो ये थोड़ी जो कमेटी है जो कि इस पे बात कही थी, और कुछ तो मानी गई, कुछ तो नहीं मानी गई, लेकिन फिर भी ये एक डिबेट का विषय है और इसमें वर्क भी हो रहा है और इसकी मांग भी हो रही है। तो ये इस पूरा होल वीडियो जो मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ पे बनाया, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू।